सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय डीडी सर। बेटा लेके आए हैं आपके लिए एक और वीडियो रहेगी आपके पास टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसा कि आप सबको पता है बेटा, हम डायपोल को स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहले हमने डायपोल को स्टडी करा जिसमें माइनस क्यू और पॉजिटिव क्यू दो चार्जेस होते हैं और उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम 12 कंसिडर करते हैं। ठीक है बेटा। उसके बाद हमने देखा कि डायपोल अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, लेकिन वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है वो एक्सियल पॉइंट पर अलग होती है और इक्वेटोरियल पॉइंट पर अलग होती है। अब हम बेटा उसी डायपोल का बिहेवियर पढ़ेंगे जब हम उस डायपोल को रखते हैं एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है कि ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जहां हर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उस रीजन में वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। सबसे पहले बेटा हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से बनती है वो आपको बताते हैं। तो मान लेते हैं ये मेरे पास जो पैरेलल लाइंस है इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ये बेटा रिप्रेजेंट कर रही हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है बेटा वो होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो मतलब यहां पर कौन सा पोटेंशियल है, पॉजिटिव पोटेंशियल है, और यहां पर कौन सा पोटेंशियल है बेटा, नेगेटिव पोटेंशियल है। तो ये आपके पास सबसे पहले हमने क्या बनाई, पैरेलल स्पेस्ड लाइंस बनाई, इक्वल स्पेस्ड पैरेलल लाइंस बनाई। ये हमारे पास बन गई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रिक डायपोल रखेंगे। तो हम बनाते हैं बेटा एक इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या बनाएंगे बेटा, एक इलेक्ट्रिक डायपोल। और इलेक्ट्रिक डायपोल को हम एट अ पर्टिकुलर एंगल पे रखेंगे। तो मान लेते हैं बेटा ये है मेरे पास वो इलेक्ट्रिक डायपोल। तो ये है बेटा आपके पास इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है, थीटा। जो इलेक्ट्रिक डायपोल बेटा एंगल बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ वो कितना बनाएगा, थीटा। अब इलेक्ट्रिक डायपोल के पास आपको पता है बेटा दो चार्ज होते हैं। यहां हम मान लेते हैं कि नेगेटिव चार्ज क्यू है और यहां पर हम मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज क्यू है बेटा। ठीक है। और जो डायपोल की लेंथ होती है बेटा, जो डायपोल की लेंथ होती है उसको हम कितना मानते हैं, 2l। कितना मानेंगे बेटा, 2l। तो ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ हम लेंगे बेटा डायपोल की माइनस क्यू से पॉजिटिव क्यू का डिस्टेंस, इसको मैंने मान लिया 2l। कितना मान लिया इसको, 2l। अब ये डायपोल बेटा कहां रखा है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो डायपोल का बिहेवियर कैसा होगा हमें वो स्टडी करना है। तो बेटा ध्यान से देखेंगे कि डायपोल के पास इधर नेगेटिव क्यू है, इधर पॉजिटिव क्यू है। अब जब किसी चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं बेटा तो उस पर हमेशा क्या लगती है, एक फोर्स लगती है। आपको पता होगा जब भी कोई चार्ज क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा जाता है तो उसके ऊपर लगने वाली फोर्स क्या होती है, F इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाइड बाय ए। और ये फॉर्मूला कहां से आया है, ये फॉर्मूला आया बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने पढ़ा था चैप्टर के स्टार्टिंग में, फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है। यानी कि कोई भी चार्ज, फॉर एग्जांपल टेस्ट चार्ज हम कंसिडर करते थे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगती है वो लगती है क्यू मल्टीप्लाइड बाई ई। और ये फॉर्मूला यहां से आया है। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन था फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो यहां से अगर मैं एफ की वैल्यू निकालूंगा तो आएगी क्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाई ई, अगर आपके पास टेस्ट चार्ज है। अब हमारे पास टेस्ट चार्ज नहीं है, एक नॉर्मल आपके पास नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है बेटा। तो अब यहां पर बेटा दो चार्जेस हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। अब इनके ऊपर क्या लगेगी, फोर्स लगेगी। अब वो किस तरीके से काम करता है वो समझाते हैं। देखो बेटा इस तरफ आपकी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की तो ये डायरेक्शन किसकी रहेगी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, पॉजिटिव से नेगेटिव। और जब कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके ऊपर फोर्स लगती है F इज इक्वल टू क्यू ई। और वो फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगेगी यहां पर आपको ये ध्यान रखना है। किस तरीके से मैं आपको बताता हूं। अब देखो बेटा ये माइनस क्यू चार्ज है, इधर पॉजिटिव पोटेंशियल है। तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल है, ये नेगेटिव क्यू है। पॉजिटिव क्या करता है, नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इसके ऊपर जो लगने वाली फोर्स होगी बेटा, इसके ऊपर जो लगने वाली फोर्स होगी
वो डायरेक्शन जो होगी अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस तरफ, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस तरफ, ठीक है। और यहां पर जो फोर्स लगी है बेटा F, वो कितनी लगी है, चार्ज कितना था Q, चार्ज की वैल्यू रखनी है आपको Q, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हमने माना E, तो कितनी फोर्स लगी है F इज इक्वल टू QE। सिमिलरली बेटा अगर आप यहां देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है और इधर नेगेटिव पोटेंशियल है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस तरफ अट्रैक्ट होगा क्योंकि पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव। और कितना फोर्स लगेगा, चार्ज की वैल्यू कितनी है, चार्ज की वैल्यू है Q, इलेक्ट्रिक फील्ड वही है कितनी E, तो यहां पर भी फोर्स कितनी लगेगी F इज इक्वल टू QE, ठीक है बेटा। तो इस डायपोल पर दो फोर्सेस लग रही हैं, एक रही है इस तरफ QE, एक रही है इस तरफ, सेम मैग्नीट्यूड सेम रहेगा कितना QE। अब बेटा ध्यान से देखो, जब हमने इस डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो इसके ऊपर लगने वाली दो फोर्सेस हैं, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या है बेटा, इक्वल है, उसका भी मैग्नीट्यूड QE है, उसका भी मैग्नीट्यूड QE है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो ये फोर्स की डायरेक्शन और ये फोर्स की डायरेक्शन दोनों क्या है बेटा, ऑपोजिट है। यानी कि जो दो फोर्सेस लग रही हैं वो दोनों फोर्सेस क्या है बेटा, इक्वल एंड ऑपोजिट। क्या है दोनों फोर्सेस, इक्वल एंड ऑपोजिट। सो हम लिख सकते हैं टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन डायपोल, टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन डायपोल दैट इज QE ईच। दोनों पे कितनी लग रही है, दोनों चार्जेस पे QE ईच इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इन ऑपोजिट डायरेक्शन। और जो दोनों फोर्सेस हैं बेटा वो कैसी हैं, इक्वल फोर्सेस हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि जो नेट फोर्स हो जाएगी डायपोल पे, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन डायपोल कितनी हो जाएगी, जीरो। बिकॉज व्हेन टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एक्ट्स ऑन अ बॉडी, ऑन अ सिंगल बॉडी, देखो सिंगल बॉडी ही एक डायपोल है, then they always cancel out each other and the net force experienced by the dipole is zero। तो यहां पर अब ये डायपोल मूव नहीं करेगा, यानी कि ये आगे पीछे या ऊपर नीचे मूव नहीं करेगा, यानी कि डायपोल में कोई भी ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा, कोई ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा। यानी कि आइदर, मतलब ये जो डायपोल है इट विल नॉट इवन मूव राइट साइड और लेफ्ट साइड, ना ये अपवर्ड मूव करेगा ना ये डाउनवर्ड मूव करेगा। तो यहां पर डायपोल में कोई ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा। इसका मतलब जो आपका डायपोल है बेटा वो क्या है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है बेटा। क्या है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, यानी कि कोई ट्रांसलेटरी मोशन एक्सपीरियंस नहीं करेगा। लेकिन अब हम यहाँ पे एक बात आपको ऑब्जर्व करना कि मान लीजिए बेटा ये डायपोल है, इस तरीके से है, एक डायपोल है जो हमने रखा इलेक्ट्रिक फील्ड में, यहां पर इसका पॉजिटिव Q और यहां पर इसका नेगेटिव Q, ठीक है बेटा। अब यहां पर एक फोर्स लग रही है इस तरफ और यहां पर एक फोर्स लग रही है इस तरफ। अब उसकी वजह से ये डायपोल पर जो इक्वल और अपोजिट फोर्स बनी है, तो नेट फोर्स क्या होगी, जीरो, क्योंकि दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन ऑपोजिट है। अब इसको ध्यान से देखिएगा, अगर मैं कह रहा हूं एक फोर्स इधर लग रही है, एक फोर्स इधर लग रही है, तो जब ये फोर्स इसको इधर खींचेगी इस तरीके से, ठीक है बेटा, मान लो डायपोल ऐसे है, ये फोर्स इसको इधर खींचना चाहेगी तो ये इस तरफ मूव करेगा, और सिमिलर तरीके से ये वाली फोर्स भी इसको इधर खींचना चाहेगी, तो अब ये डायपोल क्या करेगा बेटा, रोटेट करता है। समझ में आई बात। तो अब यहां पर बट डायपोल विल रोटेट, लेकिन इन दोनों फोर्सेस की वजह से डायपोल विल रोटेट, ठीक है बेटा। डायपोल क्यों रोटेट कर रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव क्यू, ये नेगेटिव क्यू, फोर्स ऐसे खींच रहा है। जब ये इसको इस तरीके से खींचेगा, ये अबाउट टू मूव है, ये फ्री टू मूव है, ये मूव कर सकता है लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। अब ये कैसे मूव करेगा बेटा, देखो ये वाली फोर्स इधर खींच रही है, ये वाली इधर खींच रही है, तो ये चीज थोड़ी इस तरीके से हो जाएगी और ये चीज थोड़ी इस तरीके, यानी कि डायपोल इज अबाउट टू रोटेट अबाउट इट्स सेंटर, अबाउट इट्स सेंटर, जो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। अब आप ये बताओ, ये डायपोल ऐसे था, अब ये उस फोर्स के ऐसे और इस फोर्स के ऐसे मूव तो नहीं कर सकता, आगे पीछे मूव नहीं कर सकता, ऊपर नीचे मूव नहीं कर सकता, क्योंकि ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा। अब ये यहां से क्या करेगा बेटा, ऐसे इस तरीके से रोटेट करेगा, यानी कि डायपोल विल रोटेट। और इस डायग्राम के अकॉर्डिंग डायपोल कैसे रोटेट कर रहा है बेटा, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन।
यानी कि इस डाइपोल पे क्या लग रही है, नेट फोर्स तो जीरो है, इट मींस टॉर्क इज एक्टिंग ऑन डाइपोल, इट मींस टॉर्क टाउ इज एक्टिंग ऑन डाइपोल, यानी कि नेट फोर्स जीरो है, लेकिन यहां पर क्या बन रही है, टॉर्क। अब टॉर्क कब बनती है किसी भी बॉडी पे, किसी भी बॉडी पर टॉर्क तब डेवलप होती है बेटा अगर आपके पास जो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस हैं उनका लाइन ऑफ एक्शन क्या हो, अलग हो। अब इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है और इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो ये बॉडी क्या करेगी, रोटेट करेगी। क्या करेगी बेटा, रोटेट करेगी। फॉर एग्जाम्पल मान लो यहां पर मेरे पास एक स्टिक है बेटा, एक स्टिक बना लेता हूं मैं, समझाता हूं आपको टॉर्क का कंसेप्ट। एक स्टिक बना दी मैंने और ये इसका सेंटर है, इसको एक इधर से खींच रहा है और एक इधर से खींच रहा है, एक बंदा फोर्स इधर से लगा रहा है, एक इधर से। तो अब ये क्या करेगा, अबाउट इट्स सेंटर ये चीज क्या करेगी, रोटेट करेगी। लेकिन ये यहां इसका क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो इस एक्सिस के रोटेशन के अलोंग अराउंड ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो इसी तरीके से तो यहां पर लगेगी बेटा टॉर्क। तो टॉर्क इज एक्टिंग ऑन डाइपोल। टॉर्क कब लगती है, टॉर्क अगर आपको एक्स्ट्रा में लिखना है तो आप लिख सकते हो, टॉर्क इज experienced by a body, torque is experienced by a body if two equal and opposite forces are acting on it and have different line of action। दोनों फोर्सेस का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो क्या हो, डिफरेंट। सेम कैसे होता है वो समझ लो। मान लो बेटा कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस पे क्या रखा है, एक बॉक्स, इधर से खींच रहा है 10 न्यूटन से, इधर से कोई दूसरी फोर्स लग रही है 10 न्यूटन से। अब दोनों फोर्सेस का क्या है, लाइन ऑफ एक्शन सेम है, तो ये बॉक्स रोटेट नहीं करेगा। ये बॉक्स पर नेट फोर्स भी जीरो है और टॉर्क यहां पर डेवलप नहीं होगी। तो टॉर्क तभी डेवलप करती है अगर दोनों फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट है और उनका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, डिफरेंट है। तो हम कह सकते हैं कि इस डाइपोल पर जो फोर्स है, नेट फोर्स, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा। एक बात और ध्यान देना, बात किसकी हो रही है, यूनिफॉर्म। ये सारी बातें तभी हो रही हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म। तो अब मुझे क्या निकालना है बेटा, यहां से टॉर्क निकालना है। क्या निकालना है, यहां से टॉर्क। अब टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। टॉर्क का फॉर्मूला हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि कभी भी आपको टॉर्क कैलकुलेट करना है तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर फोर्स का मतलब ये वाली फोर्स का मैग्नीट्यूड ले लो या फिर ये वाली। अब आपको पता है दोनों फोर्सेस हमेशा इक्वल होती हैं, तो कोई का भी मैग्नीट्यूड, फॉर एग्जांपल यहां पर कितना है मैग्नीट्यूड, क्यू मल्टीप्लाइड बाय, अब यहां पर आपको ध्यान देना है किसके साथ मल्टीप्लिकेशन करनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। अब यहां पर दो फोर्सेस हैं, ये वाली और ये वाली, इन दोनों के बीच का कौन सा डिस्टेंस बेटा, इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, इस डिस्टेंस से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास क्या आ जाएगी, तो ये जो भी आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हम इससे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है बेटा। तो आपको टॉर्क का सबसे पहले जनरल फॉर्मूला पता होना चाहिए। टॉर्क का जो जनरल फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, जो दो फोर्सेस लग रही हैं उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अब मेरे को क्या निकालनी बेटा, यहाँ पे टॉर्क निकालनी है। क्या निकालनी है, टॉर्क। तो टॉर्क क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर फोर्स, कितनी है ईदर फोर्स, क्यू ई, मल्टीप्लाइड बाय इन दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बेटा मैं इस पॉइंट को ए मान लेता हूं और इस पॉइंट को बी मान लेता हूं और इस पॉइंट को सी मान लेता हूं। तो यहां पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या रहेगा, बीसी। जो भी वैल्यू बीसी लेंथ की आएगी वही आप यहां पर रख दोगे, आपकी डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगी। अब मेरे को यहां पे किसकी वैल्यू चाहिए, बीसी की। अब बीसी की वैल्यू किस तरीके से आएगी वो समझना। यहां पर आप देख रहे हो एक ट्राइंगल बन रहा है एबीसी, मैं इस ट्राइंगल को बाहर निकाल लेता हूं।
समझाने के लिए ये मैंने क्या ड्रॉ कर दिया बेटा, ट्राइंगल। अब यहां पर देखिए ये पॉइंट क्या है बेटा, बी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट ए है। ए बी की जो लेंथ है वो एक डायपोल है यानी कि 2L है। बीसी की वैल्यू आपको चाहिए। और बेटा ये एंगल कितना है, थीटा। ये एंगल कितना है, थीटा। ये एंगल थीटा ले लो, ये एंगल भी थीटा आएगा। ये हर जो एंगल बनेगा ना, यहां पर भी जो एंगल बनेगा बेटा, ये सभी एंगल क्या होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो सभी एंगल की वैल्यू कितनी रहेगी, थीटा रहेगी। तो यहां पर भी एंगल क्या बनेगा, थीटा बनेगा। अब यहां पर आपको किसकी वैल्यू चाहिए, बीसी की। अब इस ट्राइंगल में देखो, ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड और ये बेस है। अब मेरे को परपेंडिकुलर चाहिए, हाइपोटेन्यूज का वैल्यू है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रिलेट करता है बेटा, तो यहां पर आप लगाओगे साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब यहां पर परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है, बीसी है, हाइपोटेन्यूज कितना है, ए बी है। ठीक है बेटा, तो बीसी की वैल्यू आपको निकालनी है, ए बी की वैल्यू कितनी है, 2L। यहां से बेटा हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, बीसी की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद कितनी आ गई, 2L साइन थीटा। तो ये वैल्यू मेरे को चाहिए थी। बीसी की वैल्यू कितनी आ गई, 2L साइन थीटा। देयरफॉर टॉर्क जो बनेगा वो बनेगा एज इट इज, पहले लिखूंगा क्यू ई मल्टीप्लाइड बाय 2L साइन थीटा। तो बेटा ये एक्सप्रेशन आता है आपके पास जब आप किसी डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो। अब ध्यान से आपको प्रीवियस नॉलेज होनी चाहिए, क्यू मल्टीप्लाइड बाय 2L। क्यू मल्टीप्लाइड बाय 2L क्या होता है बेटा, डायपोल मोमेंट P। तो E एज इट इज साइन थीटा। तो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन, यानी कि व्हाट अमाउंट ऑफ टॉर्क इज एक्सपीरियंस्ड बाय अ डायपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो रहेगी टॉर्क इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। लेकिन आपको अगर यही वैल्यू वेक्टर फॉर्म में करनी है तो आपको रखना होगा टॉर्क इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर साइन थीटा। नहीं आएगा, सॉरी, टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई। तो आपके पास आ गया टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई। तो ये है बेटा आपके पास जो नेट फोर्स लगी, सॉरी नेट टॉर्क लगी है डायपोल पे, जब हम उसको कहां रखते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। और जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर जो नेट फोर्स होती है वो कितनी होती है बेटा, 0 होती है। लेकिन वो क्या एक्सपीरियंस करता है, टॉर्क जरूर एक्सपीरियंस करेगा। आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जो टॉर्क की डायरेक्शन आएगी बेटा, जो किसकी आएगी डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क वो किस तरीके से आएगी, आप लगाओगे क्रॉस प्रोडक्ट का रूल, क्रॉस प्रोडक्ट का राइट हैंड वाला रूल, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, यानी कि आपको क्या करना है, रैप करना है P और E के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास दो वेक्टर हैं, एक आपके पास इस तरफ वेक्टर है A वेक्टर, ये मान लीजिए इस तरफ B वेक्टर है, A क्रॉस B है, तो A से B की तरफ क्रॉस करेंगे तो थंब कहां पॉइंट करेगा, अपवर्ड। तो फोर्स या जो भी टॉर्क की डायरेक्शन आएगी वो कहां आएगी, अपवर्ड आएगी। जैसे मैं यहां पर टॉर्क की डायरेक्शन चेक करनी है तो मैं कैसे करूंगा, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। P वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है बेटा, माइनस Q से पॉजिटिव Q। तो ये हो गया आपके पास P वेक्टर। इधर क्या आ गया आपके पास, E वेक्टर। देखो बेटा इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है और इधर आपके पास डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा आपको पता होनी चाहिए क्या होती है, माइनस Q से पॉजिटिव Q। तो ये इस तरफ क्या आपके पास P वेक्टर, इस तरफ क्या है E वेक्टर। तो P क्रॉस E, तो टॉर्क की डायरेक्शन कहां आ गई, इस तरफ आ गई। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से। और आपको ये भी चीज ध्यान रखनी है कि टॉर्क का फॉर्मूला आप हमेशा अगर वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हो तो P क्रॉस E लिखोगे। इसको आप कभी भी ऐसे नहीं लिखोगे कि आपने E वेक्टर क्रॉस P वेक्टर लिख दिया, ये आप कभी भी नहीं लिखोगे, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि A क्रॉस B वेक्टर कभी भी B क्रॉस A के इक्वल नहीं होता। उनका मैग्नीट्यूड तो इक्वल आ जाएगा, लेकिन जो टॉर्क की डायरेक्शन आएगी बेटा वो हमेशा क्या आएगी, गलत आएगी। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो ये था हमारे पास एक्सप्रेशन, टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा अब हम करेंगे इसके स्पेशल केसेस।
क्या क्या स्पेशल केसेस हैं वो समझते हैं। स्पेशल केसेस का मतलब है, अब हम बात करेंगे एंगल की, कि जब हम जो एंगल होगा डायपोल मोमेंट में और इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। देखो जो फॉर्मूला आया है वो आया है टॉर्क इज इक्वल टू पीई साइन थीटा, और यहां पर आपको पता होना चाहिए थीटा इज एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन आपको हमेशा पता होना चाहिए, द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट पी वेक्टर इज ऑलवेज फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू, ठीक है बेटा। तो ये आपको पता होना चाहिए। स्पेशल केसेस की बात करते हैं, तो सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि टॉर्क मैक्सिमम कब होती है, टॉर्क मैक्सिमम कब होती है, तो टॉर्क मैक्सिमम कब होती है, तो उसके लिए आपके पास, आपको पता है टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, पीई साइन थीटा। टॉर्क मैक्सिमम कब होगी, जब साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। और कब होती है, एट साइन 90, यानी कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तब टॉर्क क्या होगी बेटा, आपकी मैक्सिमम होगी। उस समय टॉर्क क्या होगी, मैक्सिमम। थीटा 90 डिग्री का मतलब क्या है, व्हेन डायपोल is placed perpendicular to इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये साइन 90 पे भी हो सकती है या 270 पे भी हो सकती है, मैथमेटिकल टर्म है, तो 270 लिख दिया हमने, वैसे दोनों का मतलब एक ही है। अब इसका डायग्राम देखो किस तरीके से बनेगा। अब डायग्राम के लिए सबसे पहले मैं एक ड्रॉ कर दूंगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मान लीजिए ये क्या आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट टू राइट, और इसमें हमें जो डायपोल रखना है बेटा, वो कैसे रखना है कि उसके ऊपर जो टॉर्क लगे वो क्या लगे बेटा, मैक्सिमम लगे। तो आपको डायपोल कैसे बताया गया है, परपेंडिकुलर। तो मान लो ये आपके पास डायपोल है, यहां पर क्या है, माइनस क्यू है, और इस तरफ क्या है, प्लस क्यू है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे आप चेक करो एंगल किसके बीच का कहता है, एंगल किसके बीच का होता है हमेशा, पी वेक्टर एंड ई वेक्टर। पी वेक्टर क्या होता है, नेगेटिव क्यू से पॉजिटिव क्यू। तो ये डायरेक्शन किसकी है, पी वेक्टर की, और ये डायरेक्शन मैंने ड्रॉ करी है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो ये पी वेक्टर इस तरफ और ई वेक्टर इस तरफ, तो जो एंगल बन गया बेटा वो कितना बन गया, 90 डिग्री। तो इस समय जो टॉर्क लगेगी बेटा वो क्या लगेगी, मैक्सिमम टॉर्क लगेगी, ठीक है। अब हमारे पास इसका ये फर्स्ट केस हो गया। अगर मैं बात करता हूं सेकंड केस की, किसकी बात करता हूं, सेकंड केस की अगर मैं बात करूं कि टॉर्क अब मिनिमम कब होगी, यानी कि टॉर्क एक्टिंग ऑन डायपोल मिनिमम कब होगी। अब इसके आपके पास दो आंसर होंगे बेटा, इसके दो आंसर कब होंगे, एक जब थीटा कितना होगा, 0 डिग्री, और दूसरा टॉर्क मिनिमम के लिए थीटा कितना होगा, 180 डिग्री। और थीटा आपको ऑलरेडी पता है, थीटा किसके बीच का एंगल होता है, थीटा इज एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है बेटा। तो इसको भी हम स्टडी करते हैं कि किस तरीके से आपके पास दो केस बनेंगे। एक केस जब थीटा कितना होगा, 180 होगा। अब ये किस तरीके से है, टॉर्क मिनिमम कब होगी, स्पेलिंग ठीक कर देते हैं। टॉर्क एक्सपीरियंस बाय अ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम कब होगी, टॉर्क मिनिमम कब होगी, जब साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। और मिनिमम वैल्यू साइन थीटा की कितनी होती है, वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। अब ये 0 वैल्यू आपके पास 0 डिग्री पर भी मिलेगी और 180 डिग्री पर भी। साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है और साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है। इस वजह से आपके पास दो कंडीशन है कि टॉर्क क्या होगी, 0। अब टॉर्क किस तरीके से होगी, टॉर्क होगी पीई साइन 0 डिग्री। तो ये टॉर्क साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, चाहे इसकी वैल्यू कुछ हो कुछ हो। तो ये आपके पास आ गया, टॉर्क हमारे पास 0 आ गया। अगर इधर की बात करें तो टॉर्क इज इक्वल टू
पीई साइन 180 डिग्री, और यहां पर भी जो टॉर्क बन जाएगी साइन 180 की वैल्यू की वजह से कितनी हो जाएगी, 0। तो हमने दो केस पढ़े हैं, कौन कौन से, जब मैक्सिमम टॉर्क लगी और जब मिनिमम टॉर्क लगी। अच्छा, मैक्सिमम टॉर्क की अगर वैल्यू पूछता है बेटा, यहीं पे आप इसको लिख देना, जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, P एज इट इज, E एज इट इज, साइन 90, साइन 90 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो टॉर्क की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है P मल्टीप्लाइड बाई E, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बात करते हैं यहां पर कि जो डायग्राम है वो हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले वही हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे। तो बनाते हैं बेटा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ हमने एरो लगा दी, ये आपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर दी। अब इसमें मेरे को डायपोल किस तरीके से रखना है कि एंगल कितना बने, 0 डिग्री। अब एंगल 0 डिग्री किसके बीच का एंगल होगा, डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैंने इस तरीके से एक डायपोल यहां एज्यूम कर दिया, यहां पर आपका ये डायपोल है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इस तरफ, और एंगल 0 करना है, तो मतलब मेरे को डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी क्या चाहिए, इस तरफ। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस तरफ तब होगी जब यहां पर चार्ज माइनस क्यू होगा और यहां पर चार्ज प्लस क्यू होगा, यानी कि डायपोल इज प्लेस्ड along the direction of electric field sin theta 0, यानी कि when dipole is placed along the डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बेटा जब टॉर्क आपके पास 0 आ रही है, इस केस में अगर टॉर्क 0 आ रही है तो उसका मतलब क्या है कि जब डायपोल इस तरीके से रखा होगा तो वो डायपोल रोटेट नहीं करेगा। टॉर्क कितनी आ गई, 0। आप खुद इमेजिन कर लो कि डायपोल इस तरीके से रखा है, एक फोर्स इधर लगेगी QE, एक फोर्स इधर लगेगी QE, तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, इसमें स्ट्रेस एंड स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। लेकिन ये ना तो ट्रांसलेटरी मोशन होगा बेटा इसमें, ना ही कोई रोटेटरी मोशन होगा, यानी कि इस केस में आपके पास नेट फोर्स कितनी है, 0, यानी कि कोई ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा, कोई ट्रांसलेटरी मोशन इस केस में नहीं होगा। वैसे तो पहले भी नहीं होता था, अगर आप किसी पर्टिकुलर एंगल पे रखते थे तब भी सिर्फ टॉर्क एक्ट करता था, लेकिन इस कंडीशन में क्या है, एफ नॉट भी 0 है और टॉर्क भी कितनी है बेटा, 0 है, यानी कि कोई रोटेशनल मोशन नहीं होगा। कोई रोटेशनल मतलब, कोई रोटेशनल मोशन नहीं होगा मतलब डायपोल विल नॉट रोटेट, यानी कि इस कंडीशन में अब ये डायपोल रोटेट नहीं करेगा, वो एज इट इज रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, इफ इट इज हेल्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहां पर हम बोलेंगे कि ये डायपोल क्या है मेरा, इक्विलिब्रियम में है। किसमें है डायपोल आपका, इक्विलिब्रियम। अब हम बात करेंगे यही सिमिलर केस जब हम इस डायपोल को कहां रखेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, और जो एंगल होगा बेटा वो कितना होगा, 180 डिग्री। तो वो किस तरीके से होगा, सबसे पहले मैंने क्या ड्रॉ कर दिया, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट टू राइट, इसमें मैं क्या रखूंगा बेटा, एक डायपोल रखूंगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है मैंने वो इस तरीके से ली है, इधर से इधर। तो अब मेरे को थीटा 180 चाहिए, ई और पी के बीच का एंगल, तो मतलब जो पी वेक्टर होगा आपका वो इस तरीके से होना चाहिए, पी वेक्टर इस तरीके से होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जो भी आप डायपोल रखोगे वो आपको ध्यान से रखना है, माइनस क्यू कहाँ होगा और प्लस क्यू कहाँ होगा। तो इस डायपोल के माइनस क्यू प्लस क्यू कहाँ होंगे कि इसका डायपोल मोमेंट इधर आए, तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो यहां पर हो जाएगा नेगेटिव क्यू और यहां पर हो जाएगा पॉजिटिव क्यू। देखो बेटा दोनों ही केसेस में क्या डिफरेंस है, दोनों केसेस में जो डिफरेंस रहेगा वो रहेगा आपकी पोजीशन ऑफ डायपोल, यहाँ पे माइनस क्यू प्लस क्यू, यहाँ पर प्लस क्यू और माइनस क्यू। अब इस केस में टॉर्क कितनी लग रही है, 0। अच्छा इस केस में भी जो नेट फोर्स होगी बेटा वो भी डायपोल पे कितनी है, 0। देखो डायपोल पे हमेशा नेट फोर्स 0 होती है बेटा अगर वो आपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, चाहे वो किसी भी एंगल पर हो।
लेकिन यहां पर जो नई बात है वो आती है टॉर्क की। तो टॉर्क भी कितनी है इस केस में, 0 है। यानी कि यहां पर आपका कोई ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा, क्योंकि नेट फोर्स कितनी है, 0, और टॉर्क 0 है तो कोई भी रोटेशनल मोशन नहीं होगा। यानी कि ना तो ये डायपोल मूव करेगा इधर डायरेक्शन में, लेफ्ट और राइट, अप और डाउन, और ना ही ये क्या करेगा बेटा, रोटेट करेगा। समझ में आई, ना ही ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो इस कंडीशन को भी मैं मान सकता हूं कि ये कंडीशन जब आपका ट्रांसलेटरी मोशन भी नहीं हो रहा, रोटेटरी मोशन भी नहीं हो रहा, तो ये कंडीशन भी क्या मानी जाएगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो यहां पर भी जो डायपोल है वो क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। अब दोनों आपके पास जो कंडीशन आई है वो इक्विलिब्रियम है, लेकिन दोनों कंडीशंस में फर्क है। एक को हम बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम और एक को बोलेंगे अनस्टेबल। तो बेटा पहले आप याद रखो, ये जो आपकी थीटा 0 डिग्री है, यहां पर हम इसको कंडीशन को क्या बोलेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम। डायपोल किसमें बेटा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। और अगर मैं बात करता हूं इस तरफ, अगर मैं बात करता हूं इस तरफ, इस कंडीशन को हम बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले हम समझेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में डिफरेंस क्या है। अब देखो बेटा ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, हमने डायपोल रखा है 0 डिग्री पर। अब 0 डिग्री पर रखा है तो देखो बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ से उस तरफ, तो यहाँ पर क्या आपका पॉजिटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पर क्या आपका नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब देखो ये पॉजिटिव इसको इस तरफ अट्रैक्ट कर रहा था, ये नेगेटिव इसको इस तरफ अट्रैक्ट कर रहा था, तो नेट फोर्स 0 थी। और दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन देखो, दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन अगर आप देखोगे तो वो क्या है बेटा, सेम है। तो यहाँ पर टॉर्क एक्सपीरियंस इसलिए नहीं होगी। अब स्टेबल और अनस्टेबल का मतलब मैं आपको समझाता हूं। अब स्टेबल अनस्टेबल में क्या डिफरेंस है वो समझना। ये डायपोल इस तरीके से रखा है, अगर मैं इस डायपोल को स्लाइटली डिस्टर्ब कर देता हूं, स्लाइटली डिस्टर्ब करता हूं, तो आप देखना क्या होता है। तो मान लेते हैं डायपोल इस तरीके से रखा था, मैंने क्या किया बेटा, इसको स्लाइटली सा इसकी पोजीशन से डिस्टर्ब कर दिया, तो देखना क्या फर्क पड़ता है। मान लो यहां था, इसको मैं यहां से यहां लेके गया, तो जाहिर सी बात है ये चीज ऊपर जाएगी तो ये चीज नीचे आएगी। यानी कि मैंने इसको ऐसे इस पोजीशन पे लेके आ गया बेटा, इसको मैंने इस पोजीशन पे लेके आ गया, यहां पर आ गया आपका पॉजिटिव क्यू, यहां आ गया। मैंने इसको मैनुअली इसको डायपोल को थोड़ा सा डिस्टर्ब किया। अब डिस्टर्ब किया तो बेटा अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये साथ के साथ नेगेटिव पोटेंशियल इस पॉजिटिव को दोबारा से क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, इस पे टॉर्क लगेगी और ये दोबारा से इस पोजीशन में, ये वाली चीज यहां जाएगी और ये पोजीशन यहां जाएगी। यहां पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा चाहेगा कि जो भी डायपोल रखा है वो उसके डायरेक्शन के अलोंग रहे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज ट्राइज टू अलाइन द डायपोल अलोंग इट्स ओन डायरेक्शन फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है बेटा, तो हमेशा वो उसको कोशिश करेगा। मतलब ये पहले एकदम मस्त एंजॉय कर रहा था बेटा, यहाँ पे एकदम रेस्ट में, जैसे आपको पता है हर चीज रेस्ट पे रहने की कोशिश करती है, कोई चीज रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहने की कोशिश करती है। तो इसी तरीके से अगर ये इस पोजीशन में पड़ा है तो ये भी क्या चाहेगा कि मैं इसी पोजीशन में रहूं। जैसे मैंने इसको स्लाइटली डिस्टर्ब किया, यहां से मैंने इसको थोड़ा सा अपनी तरफ से मैनुअल फोर्स लगे इधर मूव किया, तो ये दोबारा से फट से क्या हो जाएगा, उसी कंडीशन में आने की कोशिश करेगा, यानी कि स्टेबल कंडीशन में आने की कोशिश करेगा। अगर मैं इस डायपोल को यहां की बजाय थोड़ा सा अगर इस तरीके थोड़ा सा ऐसे डिस्टर्ब करूंगा, तब भी ये साथ के साथ, जैसे मैं वो फोर्स उड़ाऊंगा तब भी ये साथ के साथ उसी पोजीशन में आने की कोशिश करेगा जिस पोजीशन में वो था। तो यानी कि ये ऑलरेडी कौन सी पोजीशन में था, स्टेबल पोजीशन में था। स्टेबल पोजीशन में था और थोड़ा सा डिस्टर्ब किया तो दोबारा कौन सी पोजीशन में आ गया बेटा, स्टेबल पोजीशन में। लेकिन दूसरा केस जो है, जब थीटा कितना होता है बेटा, 180 डिग्री, थीटा कितना होता है, 180 डिग्री। अब यहां पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाई थी, इधर मान लो पॉजिटिव पोटेंशियल है और इधर क्या है, नेगेटिव पोटेंशियल है। इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव टू नेगेटिव, डायपोल मोमेंट क्या है, इस तरफ, क्योंकि थीटा कितना था, 180 डिग्री। अब हम यहां पर चेक करते हैं कि अगर मैं इस केस की बात करूं, इस डायपोल को अगर मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब करूं, तो क्या ये जिस पोजीशन में है क्या उल्टा उसी पोजीशन में वापस आने की कोशिश करेगा,
या कुछ और होगा। तो मान लो इस तरीके से है, मैंने इसको यहां से, ये डायपोल को यहां से ऐसे शिफ्ट कर दिया, तो मान लो अब ये डायपोल मैंने कुछ इस तरीके से फोर्स लगा के, बाहर से एक फोर्स लगाई, और ये मैंने इस तरीके से, ये पॉजिटिव क्यू जो यहां था, ये पॉजिटिव क्यू जो यहां था, अब वो पॉजिटिव क्यू मैं यहां लेके आ गया, ये नेगेटिव क्यू यहां था तो ये नेगेटिव क्यू यहां लेके आ गया, यानी कि मैंने उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब किया। अब आप बताओ, जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा कि ये दोबारा इसी कंडीशन में आएगा? ध्यान से देखिए बेटा, ये क्या है? नेगेटिव फोर्स है, नेगेटिव चार्ज है, इस तरफ पॉजिटिव चार्ज है। ये वाला नेगेटिव चार्ज इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। ये वाला नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हम बनाते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो मतलब यहां पॉजिटिव पोटेंशियल है, यहां पर बहुत सारा नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव पोटेंशियल, तो ये नेगेटिव चार्ज इसको क्या करेगा बेटा? इस तरफ रिपेल करेगा। और ये सिमिलरली पॉजिटिव चार्ज इसको इस तरफ रिपेल करेगा। या कह सकते हैं कि इस नेगेटिव चार्ज को ये पॉजिटिव अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, या इस पॉजिटिव को ये नेगेटिव अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ऐसा करने से क्या होगा? ये पूरा रोटेट हो जाएगा और इस तरीके से आके रुक जाएगा। देखो यहां पे क्या हो रहा था, यहाँ पे डायपोल ऐसे था, मैं इसको स्लाइटली डिस्टर्ब कर रहा था, छोड़ रहा था, तो ये साथ के साथ यहीं पे आके रुक रहा था जिस पोजीशन में वो था। लेकिन अगर मैं इसको स्लाइटली डिस्टर्ब करता हूं और इसको यहां छोड़ूंगा, तो ये दोबारा इस पोजीशन में कभी नहीं आएगा। ठीक है बेटा, क्योंकि जब मैं इसको ऐसे डिस्टर्ब कर दूंगा तो नेगेटिव चार्ज इस नेगेटिव क्यू ऑफ डायपोल को इधर फोर्स लगाएगा। कितनी फोर्स लगाएगा? वही QE। यहाँ पर भी फोर्स कितनी लगेगी? QE। और ऐसा करने के बाद अभी देखो, जब मैंने यहां से रिलीज किया तो ये वाली फोर्स इसको इधर बुलाएगी और ये वाली उधर, और ये इस तरीके से रोटेट करके अब ये इस तरीके से सेट हो जाएगा। यानी कि सेट होने के बाद ये नेगेटिव क्यू इधर आ जाएगा, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये आपका कुछ ऐसा। अब ये किस में हो जाएगा? स्टेबल पोजीशन में आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा चाहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा चाहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन और डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन हमेशा क्या बनी रहे? सेम। तो मतलब ये पहले इक्विलिब्रियम में था, लेकिन स्लाइटली डिस्टर्ब करने से उसने क्या कर ली? अपनी पोजीशन चेंज कर ली। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो दोनों चीजें आपको समझ में आनी चाहिए कि थीटा 0 डिग्री पर स्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों होता है और थीटा 180 पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों होता है। तो ये आज बेटा हमने टॉपिक कवर किया है, टॉर्क एक्टिंग ऑन डायपोल व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां पर बेटा आपको ध्यान रखना है कि टॉर्क तभी एक्सपीरियंस होगी PE साइन थीटा जब डायपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। समझ में आई बात? और मैक्सिमम टॉर्क हमने समझ में आई जब डायपोल इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर डायपोल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव क्यू पॉजिटिव क्यू, डायपोल मोमेंट इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो टॉर्क लगेगी 0 और नेट फोर्स भी रहेगी 0। वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी होगा और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी होगा, और वो जो कंडीशन होगी बेटा, वो कंडीशन मानी जाएगी स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि इसको थोड़ा सा स्लाइटली डिस्टर्ब करोगे तो दोबारा उसी पोजीशन में आ जाएगा। जब बात करते हैं हम सेकंड केस ऑफ टॉर्क मिनिमम, तो वो तब होगी बेटा जब एंगल बिटवीन, फॉर एग्जांपल मैंने इस डायपोल को इधर रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ये आपका नेगेटिव क्यू, ये पॉजिटिव क्यू, नेगेटिव क्यू से पॉजिटिव क्यू आपका डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको अपोजिट, थीटा हो गया 180। इस केस में भी नेट फोर्स क्या रहेगी? 0, और टॉर्क एक्सपीरियंस क्या रहेगी? 0। ये भी कंडीशन आपके इक्विलिब्रियम में होगी, लेकिन यहां पर हम वर्ड क्या करेंगे? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का यूज करेंगे, क्योंकि जब आप इसको स्लाइटली डिस्टर्ब करोगे, इस तरीके से डिस्टर्ब करोगे, ये नेगेटिव क्यू है, ये पॉजिटिव क्यू है, इधर पॉजिटिव पोटेंशियल है, इधर नेगेटिव पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो ये फट से इसको इस तरीके से ऐसे करके छोड़ देगा। यानी कि ये इक्विलिब्रियम में था, लेकिन इक्विलिब्रियम कैसा था? अनस्टेबल। अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि थोड़ा सा डिस्टर्ब करते ही वो क्या हो गया? अपनी पोजीशन उसने क्या कर ली? चेंज कर ली। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। और इंपॉर्टेंट बात बेटा मैं आपको बताऊं तो वो ये रहेगी, ये सारी बातें तभी हैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? यूनिफॉर्म है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तब कभी भी नेट फोर्स 0 नहीं होगी। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्या हमेशा नेट फोर्स एक डायपोल के ऊपर 0 लगती है जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है? तो आंसर आता है नहीं, हमेशा नेट फोर्स 0 नहीं लगती। नेट फोर्स की कुछ वैल्यू हो सकती है अगर आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म के बजाय क्या है? नॉन यूनिफॉर्म है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो मान लो मैं एक
इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा हूं इस तरीके से, ठीक है बेटा। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता होनी चाहिए यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म है। जाहिर सी बात है जो स्पेस है बिटवीन लाइंस वो बढ़ रहा है, तो ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आई बात? यहां पर स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और जैसे जैसे आप दूर जा रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो कम होती जाएगी। अगर मैं यहां पर एक डायपोल को रखता हूं, ठीक है बेटा, यहां पर एक डायपोल को रखता हूं, यहां माइनस क्यू मान लेता हूं और यहां पर प्लस क्यू मान लेता हूं। अब यहां पर क्या है, पॉजिटिव पोटेंशियल है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, ठीक है बेटा। अब देखो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो स्ट्रांग है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, क्योंकि जब जहां लाइनें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जहां पर नजदीक होती है वहां पर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग मानी जाती है, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का गैप ज्यादा हो जाता है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वीक मानी जाती है। अब यहां पर फोर्स किस तरीके से एक्ट करेगी वो समझना। ये माइनस क्यू इस तरफ अट्रैक्ट होगा और ये प्लस क्यू इस तरफ अट्रैक्ट होगा ड्यू टू नेगेटिव पोटेंशियल। अब यहां पर जो फोर्स, मान लो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है बेटा, E1 है, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, E2 है, और क्लियरली दिख रहा है E1 इज ग्रेटर देन E2। तो बताओ यहां पर जो इस तरफ फोर्स लगेगी वो फोर्स कितनी लगेगी, Q मल्टीप्लाइड बाय E1, और यहां जो इस तरफ फोर्स लगेगी वो क्या है बेटा, Q मल्टीप्लाइड बाय E2, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड Q E1 है, इसका मैग्नीट्यूड Q E2 है। ये दोनों फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में तो हैं लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड अलग है। तो जाहिर सी बात अगर ये F1 है ये F2 है और E1 की वैल्यू ग्रेटर है तो F1 इज ग्रेटर देन F2। तो जो नेट फोर्स है डायपोल में वो अब की बार जीरो नहीं है, बल्कि जो नेट फोर्स रहेगी वो आएगी F1 माइनस F2, यानी कि बड़े वाली फोर्स माइनस छोटे वाली फोर्स, यानी कि Q E1 माइनस Q E2 दैट इज इक्वल टू Q E1 माइनस E2। तो आपको इस क्वेश्चन का भी ध्यान रखना है कि हमेशा नेट फोर्स जीरो डायपोल पर नहीं लगती, सिर्फ तभी लगती है बेटा अगर डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। इस केस में डायपोल कैसे रखा है, नॉन यूनिफॉर्म में, तो इसके ऊपर नेट फोर्स आपकी जीरो नहीं है, तो यहां पर आपकी नेट फोर्स की पर्टिकुलर वैल्यू आएगी। तो आपको ये सारी चीजें बेटा ध्यान रखनी है। तो आज जो हमने टॉपिक कवर करा है बेटा वो करा है टॉर्क एक्टिंग ऑन अ इलेक्ट्रिक डायपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसका एक्सप्रेशन आपको पता होना चाहिए, टॉर्क इज इक्वल टू पीई साइन थीटा, और वेक्टर फॉर्म में जो टॉर्क एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर।